हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो अभी तक हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली है इस चैप्टर के अंदर। काफी आसान चैप्टर है, काफी स्कोरिंग चैप्टर है। ओके, सो यहां पर हमें कुछ फैक्टर्स देखने हैं, जैसे कि नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन करने की जरूरत क्या है, क्यों है। ओके, इसके कुछ रीजंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला है, हम क्लॉकवाइज जाएंगे। सबसे पहला है टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेस। डेफिनेटली नेचुरल रिसोर्सेस को कंजर्व करने के लिए हमें एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की जरूरत है। सो टू सॉल्व द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स। देखो, हमारे नेचर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि सुनामी, फ्लड, अर्थक्वेक, ये नेचुरल प्रॉब्लम्स है। उसके साथ साथ कुछ आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि मैन मेड रीजंस की वजह से होते हैं। अब इनको अगर कम करना है या फिर इसको अगर स्टॉप करना है, तो हमें एनवायरमेंटल कंजर्वेशन करने की जरूरत है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, टू गिव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर नेक्स्ट जनरेशन। देखो, हम जिस लिविंग स्टैंडर्ड में रहते हैं, तो डेफिनेटली हर एक इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड वक्त के साथ साथ इंप्रूव होना चाहिए। ओके, सो अगर उसको इंप्रूव करना हमारा गोल है, तो डेफिनेटली दिस इज द नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। और उसके साथ साथ अब जितना हम एनवायरमेंटल रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से इस्तेमाल आगे आने वाले 30-40 साल तक चलता रहा, तो 100 साल बाद जो जनरेशन इस धरती पर होगी, उसके लिए हम पीछे सिर्फ और सिर्फ डिजास्टर्स एंड पोल्यूशन ही छोड़ देंगे। ओके, सो फॉर द फ्यूचर जनरेशन इट इज द नीड। ओके, सो टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। डेफिनेटली बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है और कंजर्व करना है। ओके, उसके साथ साथ टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर। डेफिनेटली एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के रिलेटेड अगर हम नए स्टेप्स लेते रहे, तो नेचर का बैलेंस मेंटेन रहेगा। नेचर का बैलेंस मेंटेन है तो डेफिनेटली ये जो अर्थ है, ये जो एनवायरमेंट है, ये सस्टेनेबल रहेगा आने वाले फ्यूचर जनरेशंस के लिए। आ गई बात समझ में। सो टू मेंटेन द क्लीन पोल्यूशन फ्री एयर, वाटर एंड लैंड, है ना। हमें एयर, वाटर एंड लैंड की सख्त जरूरत है, और सबसे ज्यादा कमी यहां पर जमीन की है, लैंड की है। उसके बाद सबसे ज्यादा कमी वाटर की है, और लास्ट में एयर, जिसको हम पोल्यूट कर रहे हैं। एयर जितनी ज्यादा पोल्यूट होगी, उतनी ज्यादा वो जगह रहने लायक नहीं बचेंगी। ओके, सो दैट्स व्हाई वी नीड द पोल्यूशन फ्री एयर, वाटर एंड लैंड, जिसके अंदर सॉइल पोल्यूशन भी आता है। ओके, so these are some factors that we have to consider while the environmental conservation. So moving to the next slide की तरफ बढ़ते हैं। ओके, देखो क्या लिखा है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनवायरमेंट को हम कंजर्व करते हुए चले, है ना। कम से कम वेस्ट का जनरेशन हो, कम से कम पोल्यूशन हो, ये हर एक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। यस, दिस इज अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, फॉर दिस व्हाट वी कैन डू, ह्यूमन एनवायरमेंट इंटररिलेशनशिप सिंस द डॉन ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमन अराइवल ऑन द अर्थ, लॉन्ग आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। देखो, इंसान जो है, इंसान की स्पीसीज जो है, वो धरती के फॉर्मेशन के बहुत सालों बाद, लाखों करोड़ों सालों बाद यहां पर आई है। ओके, मतलब हमसे पहले जितनी भी स्पीसीज है वो धरती पर आ चुकी थी, राइट। सो दैट्स व्हाई ह्यूमन सुपेरियरिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक हमारे पास क्या क्या है, सुपेरियरिटी के मामले में हमारे पास क्या क्या है एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स, लिविंग बीइंग्स। सबसे पहला हमारे पास इंटेलिजेंस है ना। क्या है, इंटेलिजेंस, हम सोच सकते हैं इंटेलेक्चुअली। देन मेमोरी इंसानों की काफी ज्यादा स्ट्रांग है। उसके साथ साथ वी हैव इमेजिनेशन पावर। क्या है, इमेजिनेशन पावर है। ओके, सेट ह्यूमंस अपार्ट। ये तीन चीजें इंसानों को बाकी एनिमल्स से, बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग बनाती है। इंटेलिजेंस,
imagination power and memory. Okay, so established dominance over nature. अब इन तीन चीजों की वजह से इंसानों ने नेचर के ऊपर डोमिनेंस हासिल किया है. ओके, इंसानों को लगता है कि पूरी धरती हमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है. इस धरती के ऊपर रहने का अधिकार हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को है. ओके, सो ये तीन चीजों की वजह से इंसान खुद को सुपेरियर मानता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो फिजिकली बाकी एनिमल्स के कंपैरिजन में इंसान काफी वीक है. ओके, बाकी एनिमल्स का फिजिकल नेचर अगर आप देखो तो उसके कंपैरिजन डेफिनेटली बाकी एनिमल्स का लाइफ स्पैन इंसानों से कम है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो इंसान फिजिकली वीक है, लेकिन मेंटली, इंटेलेक्चुअली एंड इमेजिनेशन पावर में काफी ज्यादा स्ट्रांग है. ओके, सो रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी इंसानों के पास उतना सोचने की क्षमता है. ह्यूमन रिलायंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेस फॉर सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस, है ना. ह्यूमन पूरी तरीके से डिपेंडेंट है ना. हमारे प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट के पीछे पूरी तरीके से डिपेंडेंसी है. किसके ऊपर डिपेंडेंसी है बेटा? नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर. इसके ऊपर डिपेंडेंसी है ऑन द नेचुरल रिसोर्सेस. ओके, सो एक्सटेंसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस टू इनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ. देखो, हर एक इंसान अपने जीवन को बेहतर और भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहता है. ओके, सो फॉर दैट रीजन हम क्या करते हैं? एक्सटेंसिव एक्सप्लॉयटेशन करते हैं जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है. इसका मतलब क्या है कि हम हद से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स. ओके, दैट इज द कंसर्निंग थिंग. ओके, सो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. अब ये चीज तो हम कर रहे हैं एनवायरमेंट के साथ, लेकिन इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं, हमें या फिर हमसे आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशंस को इसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ सकता है. कौन सा है वो? कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन लीडिंग टू एनवायरमेंटल इश्यूज, है ना. कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं हम, उसी वजह से एनवायरमेंटल इश्यूज हमें देखने को मिल रहा है. अनइंटेंशनल हार्म ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, है ना. किसी किसी को पता ही नहीं है ना. बहुत सारे अनएजुकेटेड जो लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि ये चीज करने से एनवायरमेंट के ऊपर इतना बुरा असर हो सकता है ना. तो उसके अंदर प्लास्टिक कैरी बैग्स का इस्तेमाल करना भी आ गया. ओके, सो बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है, इस वजह से भी एनवायरमेंट के ऊपर उसका बैड इंपैक्ट होता है. ओके, सो अनइंटेंशनल हार्म बहुत सारे लोगों से होता है, लेकिन इंटेंशनली पता होने के बावजूद भी एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले लोग काफी ज्यादा है. राइट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ और पॉइंट्स है ना. देखो, अब यहां पे ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है ना. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं? ओके, देखो, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग एनवायरमेंटल बैलेंस. इंसानों का काफी क्रूशियल रोल है. ओके, सो क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल इंसान ही कर रहा है, इसलिए इंसान का सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में वो हेल्प करे. रियलाइजेशन दैट ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्बेंसेस एंड नीड टू रेक्टिफाई, है ना. देखो, किसी इंसान को ये अगर फील भी हो गया कि हमारी वजह से, मेरी वजह से एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है ना, जिसको हम यहां पे लिखा है रियलाइजेशन दैट ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्बेंसेस एंड नीड टू रेक्टिफाई, है ना. हम ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल है ये एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस के लिए, तो उसको रेक्टिफाई करके उसके ऊपर काम करना जरूरी है. ओके, सो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्या देखेंगे अब हम? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, है ना. ये आपने देखा, ऑलरेडी देखा है कुछ पॉइंट्स में, पिछले कुछ स्लाइड्स में आपने देखा है. सो क्या है? देखो, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ नेचर. देखो, इंसानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको कंजर्व करें एंड नेचर की क्वालिटी इंप्रूव करें. इंस्टेड ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, वी हैव टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ नेचर. ओके, सो अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, है ना. अवेयरनेस चाहिए, है ना. किसके लिए? सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए ना. सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस मतलब क्या? कि ऐसी चीजें करना, है ना, या फिर जो कर रहे हैं जिसके बैड इंपैक्ट हमें एनवायरमेंट के ऊपर ऑलरेडी दिख रहा है उसको कम करना,
या फिर ऐसी चीजें करना जिसकी वजह से एनवायरमेंट की क्वालिटी, नेचर की क्वालिटी सुधर सकती है। ओके, सो इसको ही हम बोलेंगे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, राइट। सो अनइंटेंशनल हार्म, है ना। देखो, लैक ऑफ अवेयरनेस लीडिंग टू अननोइंगली हार्मफुल एक्टिविटीज, अवेयरनेस ना होने की वजह से अननोइंगली बहुत सारे लोगों से हार्मफुल एक्टिविटीज हो जाती है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग द पब्लिक ऑन एनवायरमेंटल इंपैक्ट, है ना। देखो, पब्लिक को एजुकेट करना, पब्लिक को आपके स्टूडेंट्स, मतलब जो स्कूल में पढ़ रहे हैं आपको एजुकेट करना, उसके बाद में अलग अलग जगह पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको एजुकेट करना है किसके बारे में, एनवायरमेंटल इंपैक्ट के बारे में, है ना। इससे क्या होगा, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ेगा डेफिनेटली। सो फाइनली द कंक्लूजन इज दैट, क्या कंक्लूजन निकलता है बेटा इससे, एम्फसाइज द नीड फॉर ह्यूमन ड्रिवन एफर्ट्स इन द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, है ना। ये हमें ये बताता है कि हमारी एफर्ट्स की जरूरत है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन करने के लिए। देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्टोर एंड मेंटेन द डेलिकेट बैलेंस इन द नेचर। देखो, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हर एक को मिलके, ऐसा नहीं कि कोई एक जन उठ के खड़ा हो रहा है, 4-5 लोगों को इकट्ठा करके काम कर रहा है ना। वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन उससे ज्यादा बेनिफिट एनवायरनमेंट को नहीं होने वाला। जब कलेक्टिवली हजारों, लाखों, करोड़ों लोग एक साथ मिलकर एनवायरनमेंट के लिए कुछ काम करेंगे, एनवायरनमेंट के लिए उठ खड़े होंगे, तब जाके कहीं एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन होने का हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। आ गई बात समझ में? गॉट माय पॉइंट? क्लियर है? ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखो, डू यू नो, है ना, कुछ एक्ट्स बने हुए हैं, है ना, कुछ कानून बने हुए हैं किसके बारे में, लॉज इनेक्टेड अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए कुछ लॉज, कुछ कानून यहां पर बने हुए हैं। सबसे पहला क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, है ना। 1980 में, 1980 में कौन सा एक्ट बना था बेटा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, है ना। सो ये एक्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनो, ये कानून भी आपको पता होने चाहिए, है ना। एज अ स्टूडेंट आपको थोड़ी बहुत जानकारी कानून के बारे में भी होनी चाहिए जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है। देखो, द लैंड रिजर्व फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड टू यूज फॉर एनी अदर पर्पस बाय दिस लॉ। देखो, गवर्नमेंट ने जिस लैंड को फॉरेस्ट रिजर्व करके डिक्लेयर किया है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए उस लैंड को रिजर्व किया है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का दूसरा इस्तेमाल लोग नहीं कर सकते। ना तो वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो सकती है, ना तो बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस वहां पे खड़े हो सकते हैं। यस, अगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए उस लैंड को रिजर्व किया गया है तो वहां पे सिर्फ फॉरेस्ट एंड उसके अंदर रहने वाले एनिमल्स को ही रहने की परमिशन है। इंसानों का उसके अंदर कोई भी इंटरप्रिटेशन इस कानून के दौरान हो नहीं सकता। ओके, सो देन permission of central government is compulsory for mining activities. Any person who disobeys this law is entitled to imprisonment for 15 days. देखो, अगर उस पर्टिकुलर जगह पे कोई माइनिंग वगैरह भी अगर करनी है किसी को, इन केस अगर बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मिनरल या फिर कोई अदर मेटल वगैरह वहां पर मिलता है, तो उस कंडीशन में अगर माइनिंग करनी है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेके वो पूरे चीजों का कैलकुलेशन करके वो करना चाहिए। अदरवाइज ऐसा नहीं करने पर उस पर्सन को 15 दिन की जेल हो सकती है, कुछ फाइन भी हो सकता है। तो आपको लग रहा होगा 15 दिन की जेल छोटी बात है, लेकिन कोई पर्सन अगर एक दिन भी जेल जाता है ना तो वो उसके लाइफ का सबसे बुरा समय होता है। ओके, सो इस बात को ध्यान रखना, 15 डेज जेल इज नॉट, कम नहीं है। ओके, सो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986 में भी और एक एक्ट बनाया गया जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट। क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट, है ना। ओके, सो इस एक्ट में क्या है? पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज टू कंट्रोल द पोल्यूशन एंड पनिश द पर्संस और इंस्टीट्यूट्स हार्मिंग द एनवायरमेंट। इस एक्ट का पर्पस क्या है? क्या करता है ये एक्ट? जो पीपल पोल्यूशन के बाहर चीजें कर रहे हैं, है ना, और उसके साथ साथ
कोई इंस्टीट्यूशंस एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाने का काम कर रहा है तो उनको पनिशमेंट देने का प्रावधान इस लॉ के अंदर दिया गया है। Then any person or a factory is prohibited by this act from releasing the pollutants in the atmosphere beyond a permissible limit, है ना। कोई भी पर्सन या फिर कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री अगर गवर्नमेंट ने दिए गए लिमिट्स के बाहर अगर पोल्यूटेंट्स को हवा में, पानी में या जमीन पे रिलीज करती है तो उस कंडीशन में भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वहां पे दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986। आ गई बात समझ में। सो नेक्स्ट, द पर्सन ब्रीचिंग दिस रूल इज एंटाइटल्ड फॉर आइदर 5 ईयर इंप्रिजमेंट और फाइन अप टू 1 लाख। देखो, कोई भी पर्सन अगर इस लॉ को ब्रेक करने का काम करता है तो उसको 5 साल की जेल हो सकती है, 5 साल की सजा हो सकती है, या फिर उसको 1 लाख का फाइन भरना पड़ सकता है। ओके, सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज बीन एस्टैब्लिश इन 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश किया गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस, फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल रिलेटेड लॉज, है ना, एक कमीशन, एक बॉडी बनाई गई, उसकी वजह से क्या हो सकता है कि एनवायरमेंट के रिलेटेड जितने भी लॉज बने हैं उसका इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। ओके, ये कब किया गया? 2010 में। आ गई बात समझ में? क्लियर है सभी चीजें? यस और नो? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, देखो यहां पर कुछ अदर रूल्स भी है ना। क्या रूल्स है बेटा? सबसे पहला, साउंड पोल्यूशन के रिलेटेड एक रूल बनाया गया है ना, साउंड पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रूल। क्या नाम है इसका? साउंड पोल्यूशन, साउंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रूल 2000 में इसको बनाया गया है। उसके बाद में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998। अब आप बोलोगे सर साउंड पोल्यूशन का समझ में आया, बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? बायोमेडिकल वेस्ट ये होता है कि जो हॉस्पिटल से वेस्ट जनरेट होता है, यूज की हुई इंजेक्शन की सिरिंज, उसके बाद में अलग अलग तरीके के ट्यूब्स वहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यूज एंड थ्रो, ग्लोव्स, उसके साथ साथ मास्क, ये सभी चीजें बायो हजार्डस वेस्ट इसको बोला जाता है, जिसको हम बायोमेडिकल वेस्ट भी बोलते हैं। तो इसके लिए भी कानून बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998। ओके, सो ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल, है ना। ई वेस्ट मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं इसको आप डायरेक्टली कूड़े में नहीं फेंक सकते, है ना। कोई भी स्मार्टफोन का बॉक्स, लैपटॉप का बॉक्स, या फिर कोई भी पीसी वगैरह आपने खरीदा होगा, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपने खरीदा होगा, तो वहां पे एक सिंबल बनाया रहता है ना। एक आदमी रहता है खड़ा वहां पर, और यहाँ पे डस्टबिन का ऐसे सिंबल रहता है ना, ऐसे डस्टबिन का सिंबल रहता है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक आदमी खड़ा रहता है, ये इसके अंदर उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम को ड्रॉप करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे क्रॉस बना होता है ना, ये आपने देखा होगा डेफिनेटली। सो ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 के अकॉर्डिंग ये सभी चीजें होती है, और डेफिनेटली ई वेस्ट जनरेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है पिछले कुछ सालों में, 10-15 सालों के बाद अंदर ई वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उसके साथ साथ स्पेस में भी जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, जिसका लाइफ स्पैन अभी खत्म हो चुका है, वो भी काफी ज्यादा कंसर्निंग चीज है। ओके, स्पेस का वेस्ट, उसके लिए भी कानून बनाने की जरूरत है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या रखना है बेटा? एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, है ना, वाइल्ड लाइफ की जो स्पेसीज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 1972 में 1972 में एक एक्ट बनाया गया जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, इसके अंदर एज पर क्लॉज 49A, इसके अंदर 3 क्लॉज है, 49A, 49B एंड 49C। सो एज पर द क्लॉज 49A, ट्रेडिंग ऑफ रेयर एनिमल्स हैज बीन कंप्लीटली बैन, है ना। जो रेयर स्पीसीज है, जो कि एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है, ऐसे किसी भी एनिमल का आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, या फिर इसका मतलब सीधे भाषा में बताऊं तो आप ऐसे एनिमल को कहीं से खरीद सकते हैं, ना तो ऐसे एनिमल को कहां पे आप बेच सकते हैं। मतलब रेयर एनिमल्स का व्यापार आप किसी भी तरीके से
नहीं कर सकते, ये कंप्लीटली बैन है अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एज पर द क्लॉज 49A। आ गई बात समझ में? देन नेक्स्ट क्या है बेटा, एज पर द क्लॉज 49B, क्लॉज 49B क्या कहता है, यूज ऑफ आर्टिकल्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्किन और ऑर्गन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैज बीन बैन्ड। देखो पुराने जमाने में 10, 15, 20, 25 साल पहले ऐसा फैशन था कि लोग टाइगर के नेल्स रखते थे, जिसको हम वाघ नख बोलते हैं, है ना। सो टाइगर के नेल्स रखना भी इलीगल है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बिकॉज हम एनिमल्स के ऑर्गन से, एनिमल्स के बोन्स से एंड एनिमल्स के स्किन से किसी भी तरीके की बनाए गए आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कंप्लीटली बैन है एज पर द क्लॉज 49B। ओके, सो और इसके अंदर मोस्टली वाइल्ड एनिमल्स आते हैं, रेयर एनिमल्स। ओके, सो एज पर द क्लॉज 49C क्या कहता है, डिस्क्लोजर ऑफ द स्टॉक ऑफ आर्टिफैक्ट्स मेड फ्रॉम रेयर वाइल्ड एनिमल्स इज कंपल्सरी। देखो अगर किसी के पास ऑलरेडी है ना, तो उसको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मेरे पास वाइल्ड लाइफ के जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो है उनसे बने हुए कुछ आर्टिफैक्ट्स मौजूद है ना। अदरवाइज उसको भी स्ट्रिक्टली पनिशमेंट हो सकती है। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्लॉज 49C। ओके, ये तीनों कानून आपको समझ में आ चुके होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है बेटा, द बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मैन, है ना, एक छोटे इंसान की बड़ी स्टोरी हम इसके अंदर देखने वाले हैं, है ना, जिसकी इमेज आपको यहां पर दिख रही होगी। ओके, सो ये कौन थे, इनकी हिस्ट्री क्या थी, इन्होंने क्या काम किया, इसके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनका नाम क्या था, जादव मोलाई पैंग, ये इनका नाम था। उसके बाद 1963 में इनका जन्म हुआ था, है ना। उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करते थे ये, फॉरेस्ट वर्कर सिंस द एज ऑफ 16, है ना, जिसको हम शेत मजदूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेत मजदूर, फॉरेस्ट वर्कर्स, है ना। कब से कर रहे हैं ये, एट द एज ऑफ 16 से, 16 साल की उम्र से फॉरेस्ट में मजदूरी कर रहे हैं, खेत में मजदूरी कर रहे हैं। ओके, सो इनिशिएटिव इन्होंने क्या लिया, प्लांटेड 20 बैम्बू प्लांटलेट्स एज अ प्रिवेंटिव मेजर after a flood killed a large number of snakes in the ब्रह्मपुत्रा रिवर। देखो ब्रह्मपुत्रा रिवर में फ्लड आया था, जिसको हम पूर बोलते हैं, है ना, बहुत बड़ा फ्लड था, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्नेक्स जो है वो मर गए थे। ओके, सो उनके लिए एंड उनको प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, 20 बैम्बू ट्रीज को प्लांट किया, है ना। कितने बैम्बू ट्रीज को प्लांट किया, 20 बैम्बू ट्रीज। एंड इन द ईयर 1979 सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट initiated a social afforestation project on 200 hectares of the land। 1979 में सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने एक अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट को हाथ में लिया और उसके तहत क्या किया गया, 200 हेक्टर्स ऑफ लैंड को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना था। ठीक है, अब इसके अंदर इस इंसान का, है ना, मुलाई का क्या रोल है, इसको देखेंगे। रोल इज दैट मुलाई वॉज वन ऑफ द फ्यू फॉरेस्ट वर्कर्स ओवरसीइंग द प्रोजेक्ट, है ना। देखो बहुत कुछ कम ऐसे लोग थे जो इस प्रोजेक्ट को पॉजिटिव नजरिए से देख रहे थे, उनमें से एक मुलाई थे, है ना, क्योंकि इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है ना। कोई अकेला पर्सन या फिर कोई गवर्नमेंट का सिर्फ इनिशिएटिव इसको सफल नहीं बना सकता, है ना। सो दैट्स व्हाई पोस्ट प्रोजेक्ट इन्होंने क्या किया, मुलाई कंटिन्यूड प्लांटिंग ट्रीज एंड कैरिंग फॉर द एरिया इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। मुलाई ने क्या किया, प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद भी ट्रीज को प्लांट करना शुरू रखा, चालू रखा। ओके, देन रिजल्ट क्या आया, उसका परिणाम क्या हुआ, एट द एंड barren area transformed into a dense forest covering 1360 acres, है ना। लगभग 1360 एकर्स एरिया जो है, जो कि पहले बैरन था, जहां पे कुछ फॉरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं था, वहां पर इन्होंने ट्रीज को प्लांट करके उसको डेंस फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट कर दिया। लगभग 1360 एकड़ बहुत बड़ा
अमाउंट ऑफ एरिया है, बहुत बड़ी लैंड है ना, आप देख भी नहीं सकते इसका एक छोर और दूसरा छोर आप देख भी नहीं सकते आंखों से, इतनी बड़ी ये लैंड है। ओके 10 15 20 50 एकड़ भी बहुत बड़ा लगता है। तो ये 1360 एकड़ फॉरेस्ट को इन्होंने अपने एफर्ट से और कलेक्टिवली कुछ लोगों को साथ में लेकर ये बैरन एरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया डेंस फॉरेस्ट एरिया के अंदर। Okay, so this is the very proud thing about this person. Okay, so that's why the story, the big story of a small man, there is the title. Okay, so और कुछ चीजें देख लेते हैं। लोकेशन क्या था ये करने का? कोकिलमुख, जोरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आसाम, आसाम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में कोकिलमुख नाम की एक जगह है वहां पर। देन रिकॉग्निशन, इनको क्या मिला बेटा इसके तहत? रिकॉग्निशन मिला गवर्नमेंट के बाद। सो अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है ना, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिए जाने वाले अवार्ड्स में से काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड है। ओके उसके साथ साथ उस नेम ऑफ द फॉरेस्ट को भी चेंज किया गया और उसको नाम दिया गया मुलाई जंगल। क्या नाम दिया गया? मुलाई जंगल। एंड लगभग ड्यूरेशन कितना लगा बेटा? 30 साल, 30 इयर्स ऑफ हार्ड वर्क। अपने जीवन के, अपने लाइफ के इन्होंने लगभग 30 साल इस फॉरेस्ट को बनाने में पूरे डाल दिए। और इतना पूरा लाइफ, मतलब हम ऐसे बोल सकते कि पूरी जिंदगी उन्होंने उस फॉरेस्ट को लगा दी, तब जाके ये रिजल्ट मिला कि 1360 एकड़ का एरिया जो कि पहले बैरन था वो पूरे डेंस फॉरेस्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। ओके सो इससे हम क्या सीख सकते हैं बेटा? लेसन क्या है देखो, illustrate the impact of an individual's determination in creating and sustaining a forest ecosystem। देखो हर एक का डिटर्मिनेशन चाहिए, हर एक के एफर्ट्स चाहिए ऐसे फॉरेस्ट को कंजर्व करने में या फिर ऐसे फॉरेस्ट को और ज्यादा तैयार करने में। ओके सो चैलेंजेस क्या क्या आए? डिस्पाइट अटेम्प्ट्स बाय सम टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, मोलाइज डेडिकेटेड प्रिवेल्ड। देखो बहुत ऐसे लोग रहते हैं जिनको ऐसी चीजें पसंद नहीं आती है ना, ऐसी चीजें रास नहीं आती, तो उनके फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना डेडिकेशन, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी को नहीं छोड़ा, अपना वर्क कंटिन्यू रखा और एज ए रिजल्ट उनको रिकॉग्निशन भी मिला। उसके साथ साथ 1360 एकड़ का फॉरेस्ट भी बनके तैयार हुआ। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? समझ में आ रही है चीजें? Yes or no? Okay? Okay. So that's all for the today's lecture, and rest of the part of this chapter we will continue in the next lecture. Keep watching, and if you like the lecture then do hit the like button. Then if you have any doubt you can ask me in the comment section, and don't forget to subscribe the channel. Thank you so much.